चलो ध्यान दो। हम लोग पिछले क्लासों में आपने देखा, क्या पढ़े जी? तो अंतर जातीय क्रियाएं देखे कि नहीं देखे? इंटरेक्शन, स्पेसीज इंटरेक्शन, अंतर जातीय क्रियाएं। अंतर जातीय क्रियाएं क्या होता है? तो जब दो जातियां एक दूसरे के प्रति कोई क्रिया दिखाता है तो वह क्या कहलाता है? अंतर जातीय क्रियाएं। क्या कहलाता है? अंतर जातीय क्रियाएं। और वह क्रिया जो दिखाता है 6 प्रकार से दिखाता है। अरे बताए थे, इसीलिए हमने आपको बताए कि अंतर जातीय क्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? क्या 6 को याद है सभी लोगों को? पहला का नाम बोलो, सहोपकारिता। दूसरा का नाम स्पर्धा। तीसरा का नाम परभक्षण। तीसरा का चौथा का नाम परजीविता। पांचवा का नाम सहभोजिता। उसके आगे तो अंतर जातीय परजीविता। उसके बाद कौन? कॉपरेशन, प्रोटो कॉपरेशन। क्या बताए थे? प्रोटो कॉपरेशन। तो ये 6 प्रकार के अंतर जातीय क्रियाएं हम आपको बताए थे, जिसमें एक जाति दूसरे जाति को या तो लाभ पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा या दोनों को लाभ होगा। ये सब चीज क्रियाएं होती है। जिस प्रकार से क्रियाएं होता है उसी प्रकार का नाम होता है। होता है कि नहीं होता है? पहला हमने बताया सहोपकारिता। सहोपकारिता क्या कहता है? तो कहता है दो जातियों के बीच का ऐसा संबंध, दो जातियों के बीच का ऐसा संबंध जहां पर आपको दोनों जातियों को क्या मिले? तो लाभ मिले। क्या मिले? लाभ। तो उसे क्या कहिएगा? सहोपकारिता। इंग्लिश में म्यूचुअलिज्म। क्या कहिएगा? लेकिन कहे स्पर्धा, तो दो जातियों के बीच का ऐसा संबंध जहां दोनों को क्या होता हो? हानि होता हो, उसे क्या कहिएगा? स्पर्धा। लेकिन दो जातियों का ऐसा संबंध जहां एक जाति को लाभ और दूसरा जाति को क्या होता हो? हानि। एक जाति को लाभ और दूसरा को क्या होता हो? हानि। तो उसे क्या कहते हैं? परभक्षण बोलिए, प्रीडेटेशन कहिए, या क्या कहिए? परजीविता कहिए, पैरासिटिज्म कहिए। परभक्षण और परजीविता दोनों एक प्रकार के ऐसा अंतर जातीय क्रियाएं हैं जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरा जाति को क्या होता है? हानि होता है। अब कहिएगा कैसे पहचानेंगे सर? परभक्षण परजीविता में कुछ तो अंतर होगा। है कुछ अंतर। परभक्षण जो होते हैं, बोले तो प्रीडेटेशन जो होते हैं, वह डायरेक्ट जीवों को खा जाते हैं। समझ रहा है? डायरेक्ट जीवों को खा जाते हैं। लेकिन जो परजीविता होते हैं वह किसी जीवों के अंदर ढूक कर पोषण लेते हैं। अगर डायरेक्ट निगल गया तो वो परभक्षण हो गया, लेकिन अगर उसके अंदर ढूक कर पोषण ले रहा है तो वो क्या है? परजीविता। जैसे कि आप बताइएगा, केवल हमरा और मुर्गा के बीच में कैसा संबंध है? परभक्षण। अरे है कि नहीं? खड़े मुर्गा खा रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं? परभक्षण। लेकिन हमरा और बैक्टीरिया में कैसा संबंध है? तो बैक्टीरिया क्या हमरा निगल जाता है? नहीं, मेरे अंदर घुसता है और रहे रहे पोषण चूसता है। तो यह दो जातियों के बीच में, यह एक जाति को लाभ एक जाति को तो हानि पहुंचबे करेगा। बैक्टीरिया को लाभ हमरा हानि पहुंचाएगा, लेकिन यह कहलाएगा मेरे अंदर ढूक कर पोषण ले रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? परजीविता। लेकिन हमरा बैक्टीरिया निगल जाता है तो परभक्षण। क्या कहलाता है? परभक्षण। बात समझ में आ गया? अगली बातें, सहभोजिता क्या है? सहभोजिता क्या होता है? तो जहां एक जाति को क्या मिलता हो? लाभ। दो जातियों के बीच का ऐसा संबंध, जहां अंतर जातीय क्रियाएं होगा तो दो जाति का संबंध के बारे में बताएगा। दो जातियों का ऐसा संबंध जहां एक जाति को लाभ और दूसरा जाति को ना ही लाभ और ना ही हानि, तो उसे क्या कहिएगा? सहभोजिता। लेकिन अगर दो जातियों का ऐसा संबंध जहां एक जाति को हानि हुई होता हो और दूसरा जाति को ना तो लाभ होता हो और ना ही क्या होता हो? हानि होता हो, तो वैसा संबंध को क्या कहोगे? तो वैसा संबंध को कहेंगे अंतर जातीय परजीविता। मतलब एक जाति को भी हानि हो रहा है और दूसरा को ना तो लाभ हानि हो रहा है, तो ऐसा संबंध को आप क्या कहिएगा? अंतर जातीय परजीविता। और जहां दोनों, दो जातियों के बीच का ऐसा संबंध जहां दोनों को लाभ ही होता हो, उसे क्या कहते हैं? सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, या फिर क्या कहिए? प्रोटो कॉपरेशन। याद रहेंगे? किसी भी प्रकार से आपसे पूछेगा तो आपको बता देना है। अभी कोई
हाल फिलहाल 2 एग्जामों में यह सवाल पूछा गया है, जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव का ही ज्यादा पूछता है। पॉजिटिव और निगेटिव यह कैसा संबंध को, अंतरजातीय संबंध को दिखाता है? क्या दिखाता है? एक जाति को लाभ, एक जाति को हानि, क्या पहुंचाएगा? परजीविता और परभक्षण, परजीविता और इंग्लिश में कहिएगा प्रीडेटेशन या फिर पैरासिटिज्म, दोनों को दिखाएगा। अब देखना ये है, वहां पर परजीविता रहेगा, परभक्षण रहेगा और दोनों रहेगा, और एक और सहोपकारिता रहा, तो आपको देख के मारना है। लेकिन अब कहिएगा सर अगर नहीं रहा तो सहोपकारिता रहेगा या फिर क्या रहेगा? परभक्षण ही रहेगा या परजीविता रहेगा? अब पता चला, अगर कोई पता चल रहा है परजीविता ही आंसर है, तो परजीविता अगर केवल आंसर है तो परजीविता ही उसमें देगा, समझ रहा है? और किसी को यहां पर पहले ही बोल देगा, जैसे कि यहां पर लिख दिया, यहां पर पहले लिख देगा कि कोई जीव, यदि कोई जीव किसी दूसरे जीव के अंदर पोषण शरीर के अंदर प्रवेश करके लेता है तो वह कैसा अंतरजातीय कहलाएगा? परजीविता। लेकिन खड़े निगल कर लेता है तो कैसा कहलाएगा? तो आपको समझ जाना है, और सिंबल दिखा देगा तो आपको बताना है। चलिए कंप्लीट हो गया, हमको नहीं लगता है कि सवाल छूटना चाहिए। कंप्लीट यहाँ तक, और सारी की कहानियां हम आपको बता दिए थे। और हमको पढ़ना है ग्रोथ मॉडल। क्या पढ़ना है? ग्रोथ मॉडल। तो आइए जरा आज की क्लास में हम ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, और ग्रोथ मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ध्यान देना, कौन मॉडल? ग्रोथ मॉडल। यदि ग्रोथ मॉडल की बात किया जाए तो ग्रोथ मॉडल अर्थात वृद्धि मॉडल की बात करें तो यह ग्रोथ मॉडल 2 प्रकार के होता है। पहला ग्रोथ मॉडल को क्या कहते हैं? पहला को हम कहते हैं, याद रखना, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। कौन ग्रोथ मॉडल? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। और एक मॉडल होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक और मॉडल क्या होते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। कोई दिक्कत यहां तक? अब कहोगे सर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में क्या अंतर है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो होता है वह जनसंख्या को अचानक बढ़ाता है, वह एक्सपोनेंशियल होगा, और बढ़कर फिर रुक जाए तो वह क्या होगा? लॉजिस्टिक होगा। क्या होगा? लॉजिस्टिक। जैसे कि अगर हम आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफ आपके सामने बनाए एक्सपोनेंशियल का, तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेंगे ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ध्यान देंगे, ऊपर वाला हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम आपके लिए टाइम दिखा रहे हैं, क्या दिखाएंगे? टाइम। और इधर हम दिखाएंगे जनसंख्या घनत्व, कितना जनसंख्या बढ़ रहा है। अर्थात इधर वाई एक्सिस आपको क्या बता रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बताएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको हिंदी में क्या कहिएगा? जनसंख्या घनत्व। अगर हम आपके सामने बोले टाइम की बात है, तो टाइम आप देखिएगा, यहां पर लिख देते हैं 2000 ईस्वी, यहां लिख दीजिए 2001 ईस्वी, यहां लिख दीजिए 2002 ईस्वी, यहां लिख लीजिए 2003 ईस्वी, यहां लिख लीजिए 2004 ईस्वी। कोई दिक्कत? यहां इधर हम टाइम दिखा रहे हैं, और इधर हम आपको क्या दिखाएंगे? तो इधर जनसंख्या घनत्व मानिए 4 करोड़, इधर मान लीजिए 5 करोड़, इधर मान लीजिए 6 करोड़, इधर मान लीजिए 7 करोड़, इधर मान लीजिए 7 करोड़ हो गया, इधर मान लीजिए 7 करोड़ हो गया, ये मान लीजिए 8 करोड़ हो गया। ठीक है, इधर जनसंख्या बता रहा है बाई एक्सिस, ये क्या बता रहा है? टाइम। देखो पता चला, ध्यान देना, किसी भी क्षेत्र का एक निश्चित समय की बात करें, किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें तो एक नियत तरीके से जनसंख्या बढ़ता है। अगर अभी हम लोग की गांव की बात करें तो ऐसा है कि आज 100 गो है और कल जाएंगे तो डायरेक्ट 150 बच्चा देखने को मिलेगा, नहीं, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है जनसंख्या। क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब यह समय के अनुसार जनसंख्या क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ेगा। 2001 गया तो 4 करोड़, धीरे धीरे गया तो 2002 के पास गया तो कितना करोड़ हो गया? 5 करोड़। अब ऐसा हमें पता चला कि 2002 और 2003 के बीच में, ऐसा मानो उस क्षेत्र में कोई संसाधन मिला, संसाधन का मतलब तेल मिल गया या कुछ कोयला मिल गया, कुछ खदान भयानक मिल गए, तो क्या अब बाहर से मजदूर यहां आने लगेगा, आने लगेगा कि नहीं? उस स्थान पर जब आने लगेंगे तो जनसंख्या अभी भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा, नहीं, अब जनसंख्या एकदम पात एक्सपोनेंस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? एकदम एक्सपोनेंस करेगा। अर्थात एक्सपोनेंशियल क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कहलाएगा।
मतलब जब किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र में अगर कोई संसाधन मिलता है तो उस क्षेत्र में अचानक जनसंख्या क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अचानक जनसंख्या क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो वह अचानक से जनसंख्या का बढ़ जाना क्या कहलाता है, तो आप कहिएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये क्या कहलाएंगे, तो आप कहिएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हिंदी में कहते हैं सभार तंत्र वृद्धि मॉडल। हिंदी में क्या, सभार तंत्र वृद्धि मॉडल। अब ये बढ़ा, एक्सपोनेंस हुआ। अब आप हमें बताइएगा, कहता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का जो ग्राफ होता है किस आकृति में बनता है। तो आप देखिए किस आकृति में बन रहा है, ABCD के कौन आकृति में बन रहा है, तो आप कहिएगा सर यह आकृति एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल किस आकृति का होता है, जे शेप का होता है। कैसी आकृति का होता है, जे शेप का होता है। और याद रखना, यदि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ता है, ये जो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होता है जो, यह दो अवस्था में कंप्लीट होता है। कितने अवस्था में, दो अवस्था में। पहला होता है लैग, पहला क्या होंगे, लैग, और दूसरा क्या होता है, लॉग। अगर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रहा है, देखो इतना दूरिया धीरे धीरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, लैग। और अचानक से जो जनसंख्या बढ़ रहा है ये क्या कहलाएगा, लॉग। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के कितने अवस्थाएं, दो, एक लैग और दूसरा क्या कहिएगा, लॉग। एक लैग और दूसरा लॉग होता है। तो ये आपका जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का है। तो इसे याद नहीं करना है, नाम ही है एक्सपोन्स, मतलब अचानक से वृद्धि होने वाला है। कोई निश्चित क्षेत्र में क्या अचानक सभी जगह संस्थान पर मिल जाएंगे संसाधन, कोई निश्चित क्षेत्र में मिलेंगे, निश्चित समय के लिए मिलेगा, सब दिन के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो आ गया तो तुम्हारा बाल बच्चा 4-5 पीढ़ी खा लेगा ओकरा से, नहीं, निश्चित समय के लिए मिलेगा। मतलब जब कोई निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय के लिए कोई संसाधन मिलते हैं तो उस क्षेत्र की जनसंख्या अचानक से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में ग्राफ का आकृति जे शेप का होता है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ये जो होता है यह दो अवस्था में कंप्लीट होता है। पहला क्या बोलिएगा, लैग, और दूसरा क्या कहिएगा, लॉग। कोई दिक्कत, ये हो गई कहानी कंप्लीट। अब आइए जरा अगली बातें हम आपके सामने करें तो ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट बातें हम करें तो, हाँ ये तो कंप्लीट हो गया। अब कौन मॉडल है जी, अगला कौन है, लॉजिस्टिक। अब लॉजिस्टिक है, अब आइए जरा लॉजिस्टिक को देखिए। लॉजिस्टिक भी इसी प्रकार से होगा। अब देखिएगा, अब बताइए संसाधन मिला है। अब संसाधन मिला है तो हमें ये बता दो, क्या यह संसाधन सब दिन खातिर मिलल रहेगा। अरे एक समय तो होगा कि जो संसाधन क्या होगा, खत्म होगा। और जब संसाधन होगा तो जनसंख्या फिर ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि बाल बच्चे ही पैदा होंगे। अर्थात कहेंगे फिर जनसंख्या आपके क्या हो जाएंगे, तो कहिएगा कांस्टेंट हो जाएगा। जनसंख्या क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अरे होगा कि नहीं होगा, फिर ऐसा है कि 2003 में फिर जनसंख्या बढ़ेगा, नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा जनसंख्या बढ़ना। तो ये कैसा मॉडल कहलाएगा, तो बताओ, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। कौन मॉडल कहलाएगा, तो कहिएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल कहलाएगा। कितने मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो होता है यह तीन अवस्था में कंप्लीट होता है। पहला लैग, दूसरा लॉग, और तीसरा एसिलेरेशन। तीसरा क्या होंगे, एसिलेरेशन। और एसिलेरेशन का मतलब होता है त्वरण। क्या होता है, त्वरण। तो अब समझ गए होंगे, जो कांस्टेंट हो गया यह क्या कहलाएगा, एसिलेरेशन। जो कांस्टेंट हो रहा है इसे आप क्या कहिएगा, एसिलेरेशन कहलाएगा। ये जो कांस्टेंट हो गया वो क्या कहलाएगा, एसिलेरेशन। और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में जो आकृति बनता है ग्राफ का, ये कैसा आकृति बन रहा है, देखो तो कैसा आकृति देखे में लग रहा है, एस के जैसा। मतलब कहेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की अगर शेप की बात करें, आकृति की बात करें, तो इसकी आकृति कैसी होती है, एस आकृति, या फिर आपको कह देता है कभी कभी सिग्मोइड आकृति का होता है। कैसा आकृति का, सैग्मोइड बोलिए या फिर क्या कहिए, एस शेप्ड। कैसा होता है, एस शेप्ड। कोई दिक्कत, एक और फॉर्मूला पूछते हैं। आइए, आपसे कहता है कि बताइए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूले क्या होते हैं। तो याद रखना, देखना क्या होता है फॉर्मूला, डी एन वाई डी टी, डी एन वाई डी टी।
मतलब डीसी हम निकाल रहे हैं टाइम के सापेक्ष में जनसंख्या घनत्व का डीसी। टाइम के सापेक्ष में एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, तो आपका एन का मतलब होता है जनसंख्या घनत्व, क्या होता है, डेंसिटी। मतलब हम समय के सापेक्ष में किसका डीसी बता रहे हैं, जनसंख्या घनत्व का। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, उतना दिमाग लगावे लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। बस जनसंख्या हम समय के सापेक्ष में अगर इसका डीसी निकालें तो यहां पर होता है आर इंटू एन, आर इंटू एन। बस इसे आपको एक याद रख लेना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी एन वाई डी टी बराबर आर इंटू एन। जहां आर क्या है तो याद रखना, जहां वेयर, जहां जहां आर, आर क्या है तो कितना व्यक्ति उस समय वहां जन्म ले रहा है, बर्थ है, और कितना व्यक्ति मर रहा है, दोनों के बीच का क्या है, अंतर है। दोनों के बीच के क्या है, अंतर है। आर क्या है तो कहिएगा जितना व्यक्ति उस क्षेत्र में जन्म ले रहा है और जितना व्यक्ति मर रहा है, और जितना व्यक्ति जन्म लिया, जितना व्यक्ति मरा, और जितना व्यक्ति आया वही ना उस क्षेत्र का जनसंख्या है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि सर डी एन वाई डी टी हमारा एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, आर इंटू एन। क्या होगा, आर इंटू एन। अब बताइए अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं उसी प्रकार से तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना डी एन वाई डी टी, ओह एन कैपिटल होगा, डेंसिटी को कैपिटल से करते हैं। यहां भी समय के सापेक्ष में किसका डीसी है निकाल रहे हैं, जनसंख्या घनत्व का। तो यहां भी क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला बस याद रख लेना है। पहले यहां तक तो सामान्य ना गया जी, तो यहां पर तो सामान्य होगा, आर इंटू क्या होगा, एन होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, फिर इंटू इंटू क्या हो जाएगा तो के माइनस, याद रखना के माइनस जनसंख्या घनत्व बटा के, क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व बटा के। याद रखना ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो आप कहिएगा ये फॉर्मूला मेरा हो गया किसका, तो आप कहिएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का। किसका हो गया, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का। और इसी चीजों को केवल आपको यहां पर लिखा हुआ है। करने गया कई नंबर पेज है जी, देखिएगा, है ना, देखो वही चीज को लिखा हुआ है, डी एन वाई डी टी बराबर क्या है, आर इंटू एन, और यहां पर डी एन वाई डी टी आपका क्या है, आर इंटू एन। और फिर इसमें थोड़ा सा कांस्टेंट ना हुआ है तो कांस्टेंट के लिए आप साइड जोड़ दीजिए। जहां के क्या है तो पोषण क्षमता, उस क्षेत्र की पोषण क्षमता, जो संसाधन मिल रहे हैं, तो जितना संसाधन मिल रहे हैं उससे जनसंख्या घनत्व को घटाइए और उसी को पोषण से क्या कीजिए, भागा दीजिए। कोई दिक्कत, बस फॉर्मूला केवल याद रख लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आर क्या है, जितना व्यक्ति जन्म ले रहा है उतना मर रहा है, दोनों के बीच का अंतर। एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। के क्या है तो कहिएगा पोषण क्षमता। के क्या है जी, पोषण क्षमता। तो वही चीज हमने यहाँ पर केवल बताए कि आपको समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सिंपल सी बातें हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, अचानक से जनसंख्या बढ़ेगा और लॉजिस्टिक बढ़कर फिर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या देखा है आपने, एक्सपोनेंशियल दो अवस्था में हुआ, लैग और लॉग, ये तीन अवस्था में हुआ, लैग लॉग एसिलरेशन। उसके बाद आपने देखा इसका ग्राफ जो बना कैसा बना, जे, इसका क्या बना, सिग्मोइड। फिर आपने देखा कि इसका फॉर्मूला क्या था, डी एन वाई डी टी बराबर आर इंटू एन, जहां आर क्या है, जितना व्यक्ति जन्म ले रहा है, जितना व्यक्ति मर रहा है। जबकि ये क्या होगा तो आर इंटू एन, आर इंटू एन यहाँ तो है ही है, फिर ये कांस्टेंट होने के कारण ये जुड़ गया के माइनस एन बटा के। के मतलब जितना पोषण क्षमता है उतनी जनसंख्या को माइनस कीजिए और बटा पोषण क्षमता से भागा दीजिए। कोई दिक्कत, ये आपका फॉर्मूला को याद रखना है। अंतर आपका पूछता है 3 नंबर का या 5 नंबर का पूछ दे कि बताइए, या 2 नंबर का भी पूछ दे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में क्या अंतर है, तो अंतर नहीं बता दोगे, एक तो उदाहरण में बता दीजिएगा, एक जो डेफिनेशन है वो बताइएगा ना। एक बोल दीजिएगा एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन, आए वो क्या बोल दीजिएगा, लॉजिस्टिक का डेफिनेशन। एक हो गया, एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या बोलिएगा, एक्सपोनेंशियल में ग्राफ का कैसा बनता है, एस, लॉजिस्टिक में कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियल में कैसा बनता है, जे, लॉजिस्टिक में कैसा बनता है, एस। या फिर क्या बोलिएगा, बोलिएगा सिग्मोइड। फिर बताइएगा एक्सपोनेंशियल कितने अवस्था में कंप्लीट है, 2, पहला क्या लैग, दूसरा क्या, जबकि लॉजिस्टिक 3, लैग लॉग एक्सीलरेशन। उसके बाद
फिर हमारा तीसरा एक और बात बताइएगा, हाँ इसका फॉर्मूला अगर कहे लैग एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला बोले तो क्या कहिएगा, डी एन वाई डी टी, डी एन वाई डी टी, और जबकि उसका फॉर्मूला बोले तो क्या कहिएगा जी, डी एन वाई डी टी इंटू के माइनस एन बटा के, जहां के क्या है पोषण क्षमता, एन क्या है जनसंख्या घनत्व, आर क्या है जन्म जितना ले रहा है मर जितना रहा है उतना के बीच के अंतर। कोई दिक्कत, हो गया आपकी कहानी कंप्लीट। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, इसके बीच का जो ये लाइन बनता है ना, इसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ये जो लाइन बन रहा है ना, ये लाइन, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग क्षमता। कोई दिक्कत, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो आपसे अगर कह देता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को आप बताएं, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को बताने के साथ साथ तो यहाँ पर अगर पूछ दे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के बारे में और नंबर ज्यादा अगर दे रहा है, 5 नंबर का दे रहा है, तो आपको डेफिनेशन लिखना है, और डेफिनेशन के साथ साथ आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। समझ रहा है, 1 नंबर का 2 नंबर का पूछे तो खाली लिख दीजिएगा उतने काफी है, लेकिन अगर इसको आप डायग्राम को भी लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत, इसी के साथ क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल दोनों कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अब आइए जरा अगली बातें हम करते हैं। यहाँ तक अगर सभी बच्चे को कंप्लीट है तो समझो चैप्टर समाप्त हो गया। अब है ही क्या, सब तो पढ़ ही लिए लगता है, हमको लगता है सब तो कहानी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद पढ़ना ही क्या है, सब तो पढ़ ही लिए हैं, सूर्य में जब पर सब कुछ बता रहे हैं, उदाहरण दे ही था, ये सब बताए है ना। चलिएगा, सब तो सब भोजिता बताए थे ना, सब भोजिता बताए थे ना, आम और आर्किड ये सब के हाँ बताए थे, चारगाही जंतु ये सब था जी, था ना। उसके बाद ये चारों संबंध बताए थे, नहीं बताए हैं। चलिएगा, तो ये बताना क्या है, परजीवी बताना क्या है, परजीविता, स्पर्धा, परभक्षण या अंतरजातीय। देखिएगा पहले हमें बताइएगा इसका सिंबल बताओ कैसे, इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस प्लस, इसको क्या लिखेंगे माइनस माइनस, इसे क्या कहेंगे प्लस माइनस, इसे क्या कहेंगे बोलिएगा माइनस, और क्या कहेंगे जीरो, माइनस जीरो। कंप्लीट यहाँ तक। अब बोल दीजिए, आपको डेफिनेशन बोलना है तो डेफिनेशन बोले पड़ेगा। बस दो जातियों के बीच का ऐसा संबंध जहां एक जाति को लाभ और दूसरा जाति को हानि, परजीविता। एक जाति को, दो जातियों के बीच का ऐसा संबंध दोनों जाति को हानि पहुंचे, उसे क्या कहलाएगा, स्पर्धा। दो जातियों का ऐसा संबंध, एक जाति को लाभ दूसरा को हानि, परभक्षण। दो जातियों का ऐसा संबंध, एक जाति को हानि और दूसरा को ना लाभ ना क्या कहलाएगा। बस डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। और तुमको अगर बात कहेगा कि सर इसका उदाहरण, तो उदाहरण वो देगा, वो दे दिया, जैसे आपसे दे दिया, बताइए आपसे उदाहरण वो दे दिया, जैसे दिखाता है। तो आप सोचिए, नेवला और कौन, सांप, कैसा अंतरजातीय दिखाता है। नेवला उससे लड़ा, उसे मारकर उसको क्या किया, टोन टान दिया। भोजन नहीं, केवल लड़ता, अब उसको नुकसान पहुंचाया, और सांप को भी क्या पहुंचा, नुकसान, दोनों को क्या हुआ, हानि। तो बताओ नेवला और सांप का ये कैसा संबंध हुआ, दोनों को हानि, तो ये क्या बता रहा है, हानि। ऐसा नहीं समझना नेवला है सांप है मतलब मार दिया, नेवला को फायदा हो गया, मारे से फायदा खाली हो गया, उसको कुछ क्या शरीर के अंदर उपयोग किया उसके चीजों को, नहीं किया, तो वो भी हानि है एक प्रकार के। झूठों के अपना एनर्जी नेवला खत्म किया, किया कि नहीं किया, एनर्जी खत्म किया, और बदले में सांप तो गेबे किया। तो ये एक प्रकार के क्या दिखाया, स्पर्धा। क्या दिखाया, अगर आपसे कहे बिल्ली और चूहे के बीच का संबंध कैसा अंतरजातीय संबंध है, तो सोचना है, सोचिएगा। वो डायरेक्ट निगल रहा है उसको, उसके अंदर नहीं ढुकेगा, कि चूहा के अंदर ढूक के बिल्ली लेता है पोषण, तो क्या कहलाएगा, प्लस माइनस, परजीविता वाला की परभक्षण वाला, परभक्षण वाला। कोई दिक्कत, तो इसी प्रकार से बोलना है। और उदाहरण आपको लिखे हुए हैं एनसीईआरटी वाले, जो आपको देखना है तो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेते हैं। स्पर्धा वही चीज लिखा हुआ है, क्या ही बोला जाए इस सब के बारे में। देखो स्पर्धा जो होता है समान जातियों के बीच भी होता है और असमान जातियों के बीच होता है कि नहीं होता है। हमरा तोरा में स्पर्धा है, लेकिन हमरा से और भी कोई जातियों के बीच में संबंध होता है। जैसे कि मानो ना भाई साहब, कुत्ता और लोमड़ी दोनों के दोनों एक प्रकार के मांसाहारी है कि नहीं है। और उसके सामने दोनों पता चल रहा है एक के जीव को खा रहा है, छोटके को बिल्ली तिल्ली को नोच के खा रहा है, समझ रहा है।
अब पता चला कि बिल्ली गया तो कुत्ता और लोमड़ी दोनों आपस में क्या कर रहा है, लड़ रहा। तो दोनों के दोनों क्या है, असमान जाति है। और दोनों लोमड़िए रहे तो समान जाति भी आपस में लड़ेगा उस बिल्ली के लिए। तो समान जाति के बीच में भी स्पर्धा होते हैं और असमान जाति के बीच में भी स्पर्धा देखने को मिलता है। हो गया कंप्लीट कहानी। आइए जरा असंबंधित जितके जैसे कि देखिएगा, अब कुछ उदाहरण जैसे देख लीजिएगा। दक्षिणी अमेरिका के कुछ उदाहरण है, यहाँ पर आपको ये सब लिखे हुए हैं, ये सब उदाहरण के अंतर्गत हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि कुछ लिखा हुआ है, दक्षिण अमेरिका के झील में निरंतर एक मछली पाई जाती है जो किसको खाती है, फाइटोप्लैंक्टोन, सॉरी जूप्लैंक्टोन। जूप्लैंक्टोन का मतलब होता है जंतु प्लवक या फिर क्या कहिएगा, प्राणुप्लवक। मतलब एक मछली पाई जाती है कौन, दक्षिण अमेरिका के झील में, जो बुलबुल कर प्राणी प्लवक को, जो पानी के सतह पर तैरता है ना जंतु, उसे क्या करता है, भोजन बनाता है। लेकिन कुछ प्रवासी पक्षी, मतलब कुछ प्रवासी पक्षी आ जाता है और अयला के बाद क्या कर जाता है जी, तो वहां पर क्या करेगा, तो ये जो अमेरिका को जो झीलवा है ना, उस पादप प्लवक को क्या करता है, अपना आहार बनाता है। अब बताइएगा, उस झील में पहले से जो निरंतर मछली रहता था वो पादप प्लवक खाता था, जंतु प्लवक। अब कोई बाहर से जो पक्षी आया है वो भी क्या खा रहा है, पादप प्लवक ही खा रहा है। एक के चीज जब खा रहा है दो अलग अलग जाति के जीव, तो क्या होगा, स्पर्धा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, कंपटीशन होगा, होगा कि नहीं होगा, कंपटीशन होंगे। यहाँ पर ही बात समझ में आया। यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, स्पर्धा दिखेंगे। लेकिन याद रखना, यदि कंपटीशन करने के लिए कोई प्रवासी अगर आता है तो उसे कहा जाता है फ्लेमिंगो। क्या कहा जाएगा, फ्लेमिंगो। यदि कोई कंपटीशन के लिए बाहर से कोई आ गया तो उसे क्या कहोगे, फ्लेमिंगो। मतलब यहाँ पर पक्षी एक प्रकार का क्या है, फ्लेमिंगो। अरे है कि नहीं है, क्योंकि पक्षी वहां था नहीं, ये प्रवासी है, दूसरा जगह से उड़ के वहां पर आया है, तो इसे क्या कहोगे, इस पक्षी को फ्लेमिंगो क्या कहते हैं, फ्लेमिंगो कहते हैं। कंप्लीट हो गई कहानियां। चलिएगा, वही चीज लिखा है, गॉस का नियम याद रखना है। गॉस का नियम इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स वाला ये गॉस का नियम नहीं है, ये गॉस का नियम अलग प्रकार का है। अब ये क्या होता है गॉस का नियम, देखिए समझिएगा। गॉस का नियम क्या कहता है, कहता है जब किसी निश्चित स्थान पर संसाधन सीमित हो, संसाधन क्या हो, सीमित हो, और दो अलग अलग जाति के जीव या समान जीव भी रह सकता है वहां पे निवास कर रहा है, तो वह स्थान पर केवल वही जीव रहेगा जो ताकतवर होगा, अर्थात क्या कहेंगे, इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, जिसे क्या कहा गया, गॉस का नियम। ये कौन बोले थे, गॉस वैज्ञानिक बोले थे। गॉस का कहना था कि यदि किसी क्षेत्र में संसाधन सीमित हैं, संसाधन क्या है, सीमित हैं, और वहां पर दो जाति का जीव रह रहा हो या समान जाति का भी जीव रह रहा हो, कोई दिक्कत नहीं उससे है, और संसाधन सीमित है, तो वहां पर वही जाति लंबे समय तक रह पाएगा जो क्या होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा, वही वहां पर राज कर पाएगा और दूसरा को मार के क्या कर देगा, भगा देगा। और इसे कौन सा नियम बोला गया, गॉस बोले तो इसे गॉस कहे। नहीं समझ रहा बात को, कहने का मतलब हुआ खाना है। होगा कि नहीं होगा, क्या कहा गया, गॉस का नियम। ऐसा नहीं कि गॉस का नियम तुम अलग लिख देना, फिजिक्स वाला बायोलॉजी में लिख देना, वो वाला नहीं। लेकिन इसी बातों को मैकार्थर नामक वैज्ञानिक कहे, कौन वैज्ञानिक, मैकार्थर नामक वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, दो जातियों के बीच में स्पर्धा नहीं देखा जाएगा। लेकिन कब नहीं देखा जाएगा, जब उस संसाधन को दोनों जातियों के बीच में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। जैसे कि मानिए अब हमको भेजा गया था, एक के बोरा में रख के भेजा गया था, तभी ना दिक्कत था जी, पहले से आधा आधा बांट दिया जाता कि ले आधा तोड़ आधा तोड़, लड़ाई होबे करता। समझ रहा है बात को, एक में रहता है तभी लड़ाई का कारण बनता है। जैसे कि हम लोगों की घरों की अभी अगर बात किया जाए तो लड़ाई झगड़ा कब होता है, जब घर खेत सब एक के हो, एक के भाई बहन सब एक के में रह रहा है, तब लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा होने का मतलब है कि बंटवारा खोज रहा है, कहने का मतलब यही होता है। घर में लड़ाई का मतलब अगर गोतनी लड़ रहा हो, भाई लड़ रहा हो, तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो कहना चाह रहा है कि हमको बांट दो।
समझ रहा है, कहने का मतलब यही है, भले वो दुनिया को दिखाएगा हम तो चाहिए कि साथे रहिए, लेकिन ये सब रह ही नहीं दे है। और वही तो रतिया के 10 घंटा पी के गाड़ी दे दो तो, समझ रहा है, बेटा वही चाह रहा है, लेकिन दुनिया की नजर में वो बनना अच्छा चाह रहा है। समझ रहा है बात को। तो ऐसे ही होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, फिर संसाधन को बांट देते हैं। आपका इतना खेत है बाबू, आधा ले लो आधा ले लो, तो स्पर्धा क्या होता है, कम जाता है। अरे कमता है कि नहीं। अब एक आओ ऐसा नटीन परिवार के रहबे कैलो, तो बटलो पर छत्ता पर से छिछियाही कर दिल को, बट्टल भी हो तब वो ऐसे करके दुला देती है। अरे होता है कि नहीं होता है, पता चलो ओने से ओने फड़वा एगो अलगे साड़ी बनल को ऐसे करके कूद गलो छत्ते पर से, तो एक आओ नहीं ऐसा होता है कि ये स्पर्धा नहीं तुमको देखे मिला है। इहो भी एक प्रकार के मिले देखे मिलता है, संसाधन बांट दिया तब वो लड़ाई मिलता है। होता है जी, तुम लोग क्या ये सब गजब आदमी हो, ऐसा भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मैकार्थर कहते हैं कि यदि संसाधन को बांट दिया जाए, संसाधन को क्या किया जाए, बांट दिया जाए, तो लड़ाई झगड़े अर्थात स्पर्धा क्या हो सकते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि इन्होंने एक चीज को देखा और किया भी। इन्होंने क्या देखा, देखना, मैकार्थर नामक वैज्ञानिक ने देखा कि फुदकी, जानता है ना, फुदकी एक चिड़िया है, फुदकी नामक पक्षी किसी पौधे पर क्या है, बैठा था, और एक दो नहीं बहुत सारा क्या था, पक्षी बैठल था, फुदकी नामक चिड़िया, और सभी टहनियों पर समान संसाधन था। संसाधन का मतलब फुदकी पता चल रहा है कीड़ा खा रहा है, तो सभी टहनी पर कीड़ा बैठल है, समझ रहा है। तो एक दूसरे में लड़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपना टहनी पर बैठल, वो अपने वाला में ठोठिया रहा है, वो अपना टहनी पर वो अपने ठोठिया रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं देखने को मिलता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ, यदि संसाधन बांट दिया जाए तो स्पर्धा क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो ये बात कौन कहते हैं, मैकार्थर। कौन कहते हैं, मैकार्थर। लेकिन गॉस का नियम तो गुस्सियाले वाला नियम है कि जो गुस्सा वाला रहेगा, ताकतवर रहेगा, वो भगा देगा, वो अपने राज करेगा, और उसे कौन नियम कहेंगे, गॉस का नियम। समझ रहा है। तो ये दोनों की बातें हो गई समाप्त। अब आइए, परभक्षण क्या होता है, प्रीडेटेशन, एक को लाभ दूसरा को हानि, लेकिन किस प्रकार से हानि, निगल के कि चाट के, चाट के, निगल के ना जी, पूरा निगल के। चलिएगा अब आइए जरा, अब परभक्षण की बात करें तो दो जातियों के बीच का ऐसा संबंध, एक को लाभ एक को हानि होगा तो क्या कहलाएगा, परभक्षण कहलाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका क्या ही उदाहरण बताना है जी, सब एक एक चीजवा है, ये है। देखिएगा, तो इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, क्या उदाहरण आप लोगों को दिया जाए। चलिएगा, शाकाहारी जीव परभक्षण पोषक के रूप में पादप को खाते हैं। चलिए ये सब क्या है, हाँ बिल्कुल बात है, शाकाहारी जीव की यदि बात करें, कोई भी शाकाहारी जीव है तो वो देखो, एक प्रकार से हम लोग शाकाहारी जीव है, मांसाहारी भी है, लेकिन कोई कोई शाकाहारी प्योर होगा, तो वो क्या है, हम लोग पेड़ पौधे को खाते हैं, तो एक प्रकार के हम क्या है, परभक्षण का तो ही काम कर रहे हैं। तो यह भी एक प्रकार के उदाहरण है। अगली बातें चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ क्वेश्चन बना बना कर लाए हैं, याद रखिएगा। ये उदाहरण एक को था जी, अब वो सब आपको सोचना है, उदाहरण वो देता है, समझ रहा है, एग्जामिनर उदाहरण देगा, आपको पहचानना है। ये आपका क्वेश्चन है, आप तो लोग तो लिखिए लिए होंगे, इसको क्वेश्चन में करना है। देखिएगा, परभक्षी पोषकों की संख्या को नियंत्रित करते हैं कैसे, मतलब जो जीव आपको खड़े निगल कर खा रहा है उस पर हमको नियंत्रित पाना है, कंट्रोल करना है, उसको कैसे कंट्रोल करें। बहुत प्रकार के कंट्रोल, क्या गोली निकाल उड़ा दो, हो गया कंट्रोल। समझ रहा है, कंट्रोलिंग का अपना अपना प्रक्रिया है, बहुत प्रकार के कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्या किया बताया गया है, सभी को एक एक चीज को करके बताया गया है। जैसे कि देखो क्या बताया गया है, सन 1920 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या लाया गया था, नागफनी। क्या लाया गया था, नागफनी। और यह नागफनी देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया में ये आवश्यकता से ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया, और यह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक आतंक का काम कर गया। कौन, नागफनी। कौन काम कर गया, जिस प्रकार से बंगाल के आतंक के लिए कौन काम किया था, जलकुंभी, उसी प्रकार से यह नागफनी क्या किया जी, वहां के लिए आतंक का काम कर गया, अपनी संख्या को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो अब क्या हुआ, अब इस नागफनी को कम करने के लिए एक क्या लाया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या लाया, परभक्षी सलभ नामक कीड़ा। परभक्षी सलभ नामक क्या लाए, कीड़ा। यह परभक्षी सलभ जब कीड़ा आया तो यह कीड़ा इस नागफनी को छेद कर देता था और कुछ केमिकल डाल देता था, और डालने से यह नागफनी क्या हो जाता था, सूख जाता था, सूख जाता था। तो बताओ, ई नागफनी एक प्रकार के जो परभक्षी था, इसको हमने कंट्रोल किया,
दूसरे परभक्षी के द्वारा। बस इतना याद रखो, परभक्षी को कंट्रोल परभक्षी के द्वारा ही किया जाएगा। जिस प्रकार से लोहे को लोहे ही ठीक करेगा, उसी प्रकार से परभक्षी को परभक्षी ठीक करेगा। जैसे कि पता चला, हमको ऐसे पता चला कि जैसे कि हमको ऐसे पता चला, समझिएगा कि कोई कीड़ा उड़ा को चूहा खा रहा है, समझिएगा, कोई कीड़े उड़े को क्या खा रहे हैं? चूहे। और उस कीड़ा को खाकर चूहे की संख्या क्या हो गई? आवश्यकता से ज्यादा बढ़ गई है, तो परभक्षण की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। अब इस परभक्षण को कम करना है, तो अब इसको खाने वाले परभक्षण को लाएंगे, सांप को लाएंगे, बिल्ली को लाएंगे, समझ रहा है, ये सब चीजों को लाएंगे, तो जो परभक्षण की संख्या बढ़ रही है उसको हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन उदाहरण आपको इसके स्वरूप चलना है। परभक्षी को कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया था? तो आप कहिएगा कौन आतंक मचाया था? तो नागफनी ने अपनाया था, जो सन 1920 में लाया गया था। और ये आवश्यकता से ज्यादा इसकी संख्याएं क्या हो गई थी? बढ़ गई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक आतंक का काम करने लगा था। फिर इसको कम करने के लिए एक कौन सा परभक्षण को लाया गया? तो आप कहिएगा परभक्षण शलभ को लाया गया, प्रोनुबा शलभ को लाया गया। और लाने के बाद ये क्या करता था? इसको छेद करके केमिकल डाल के सुखा देता था, तो इससे कंट्रोल हो गया। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगली बातें, नेक्स्ट बातें, परभक्षी जीव में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये पॉइंट में रखिएगा। परभक्षी जीव की यदि बात करें तो परभक्षी जीव का जो होता है ऊर्जा का स्थानांतरण में, याद रखना, कौची का काम करता है? संलाल का काम करता है। क्या बोलिएगा? संलाल का काम करता है। इसका कहने का मतलब हुआ, एक परभक्षी से दूसरा परभक्षी में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, उसे बस इतना ध्यान रखो, उसे हम क्या बोलेंगे? सन्नाल कहेंगे। क्या कहेंगे? सन्नाल कहेंगे। अगली बातें, परभक्षी जातियां, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की अगर बात करें आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्यों है, मतलब क्वेश्चन है। परभक्षी जातीय जो होती है जैव विविधता को भी बनाए रखती है, कैसे? बिल्कुल बातें हैं। परभक्षी जो जीव होता है, जातियां होती है, वो जैव विविधता को बनाए रखता है, कैसे? हालांकि ये सब आगे का चैप्टर की कहानी है, हम ऐसा ही क्वेश्चन ले चलाए हैं बस समझने के लिए। जैसे कि मानिए, ऐसे समझिएगा, अच्छा जातीय विविधता क्या होता है? जाति का बहुत सारा पाया जाना क्या है? जातीय विविधता। जातियों का बहुत सारा पाया जाना जातीय विविधता, जीवों का बहुत सारा पाया जाना जैव विविधता या जातीय विविधता, बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसे कि पता चला कि एक जाति को विलुप्त होने से अगर 2-3 जाति और विलुप्त हो जाता है, तो आप उसे नहीं कहिएगा कि सर यह एक प्रकार के क्या हुआ जी, तो आप कहिएगा जातीय विविधता पर क्या हुआ? असर पड़ा। जातीय विविधता का पर क्या पड़ा? तो असर पड़ा। पड़ा कि नहीं पड़ा? मतलब एक जाति विलुप्त हुआ तो उसके साथ उसके देख देख कर जितना जीव जाति रह रहे थे वो भी मर गए, तो जातीय विविधता पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। तो वही कहा गया है परभक्षी कहने गया, वही कहा गया है परभक्षी जातियां विविधता को भी बनाए रखती है। वो कैसे रखती है? क्योंकि एक परभक्षी जीव से दूसरे परभक्षी जीव कई ऐसे होते हैं जो उससे संबंध रखते हैं और जीते रहते हैं, और उसके मर जाने से वो सब क्या हो सकते हैं? मर सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, एक उदाहरण के स्वरूप देखिएगा, हालांकि ये सब अगला चैप्टर की कहानी है। जैसे कि समझिएगा, अमेरिकी प्रशांत महासागर में जब लहर उठता है ना, तो लहर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं। तो ज्वार जब उठता है तो वो ज्वार जब चलाता है स्थल पर, तो जब पानी जब स्थल पर आता है तो साथ साथ कुछ मछलियां भी चलाती है। क्या चली आती है? कुछ मछलियां भी चली आती है, और उस मछली को क्या कहते हैं? जोस्टर तारमीन। क्या कहते हैं? जोस्टर तारमीन। कौन मछली कहते हैं जी? जोस्टर तारमीन। तो अब बताइए, समुद्र में ये जोस्टर तारमीन था, लेकिन उस समुद्र में ज्वार उठा तो ज्वार के कारण पानी आ गया स्थल पर, मछली भी आ गया जोस्टर तारमीन, अब ये मछली गया मर। तो ऐसा देखा गया कि जोस्टर तारमीन जब उस समुद्र में कम जाता है तो 10 जातियां और विलुप्त हो जाता है उस समुद्र में। तो इसका मतलब हुआ कि ये जोस्टेरा तारमीन जो था, ये समुद्र में रह के जातीय विविधता को क्या कर रहा था? बरकरार रख रहा था कि नहीं रख रहा था? तो ये जोस्टेरा तारमीन या जातीय विविधता को क्या रखते हैं? बरकरार रखते हैं। वही चीज को क्या किया है? लिखा हुआ है। और परभक्षी जीव जो होते हैं वो विवेकशील होते हैं, अर्थात सातिर और चालाक होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे कोई बगला है, कीड़ा उड़ा को खा रहा है, चालाक नहीं होता है? देखना ना कि ऐसा से चलते कि लगता कि नई नवेली दुल्हन एकदम धीरे धीरे एकदम चुनुक चुनुक चलेगा, जैसी दिखेगा मछली जली गप देवर मुंह में मारेगा। तो ये क्या है? चालाक और सातिर होते हैं। परभक्षी क्या होते हैं? चालाक और सातिर होते हैं। अब देखो,
अगली बिंदु, परभक्षी जीवों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके कुछ साधन बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। तो परभक्षी जीवों से बचने के लिए क्या क्या साधन है, जैसे कि मानो हमें कोई शेर खाने वाला है, तो हम अपने ऊपर मानिए कोई चादर उधर ऐसे करके ओढ़ लेते हैं, छदावरण कर लेंगे, तो जिससे कि शेर को चकमा दे देंगे, उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई जीव था। तो पहला नंबर में आप क्या करके कर सकते हैं जी, छदावरण। क्या कर सकते हैं, छदावरण कर करके परभक्षी जीव से आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। दूसरा नंबर, कोई जीव ऐसे होते हैं, कोई जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं ना, वो क्यों, कोई जीव ऐसे होते हैं जैसे कि अगर कहा जाए मोनार्क एक तितली है, मोनार्क तितली के लार्वा में क्या होता है, सुगंधहीन होता है, ये गमकता है इसका लार्वा। तो जिसे यदि कोई दूसरा पक्षी इसे खाने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर आएगा तो ये इतना बदबू मारेगा कि उसे खाएगा ही नहीं। बात समझ में आया? तो बताओ ये परभक्षी जीव से बच रहा है कि नहीं? एक पक्षी है जो इस तितली को खाना चाहता है, कौन तितली को, मोनार्क तितली को, लेकिन मोनार्क तितली के लार्वा काफी गमकदार होता है, जैसी सूंघेले से खाए ले जाता है तो इतना कस के गमकता है कि तुरंत नकम उनके बाहर कर देता है। तो बताइएगा यह भी एक प्रकार के परभक्षी जीवों से बचने की क्या है, अवस्था है। अरे है कि नहीं, एक फैक्टर है, कौन फैक्टर बोलिएगा, लार्वा अवस्था, या फिर आप इसे कह सकते हैं कैटरपिलर फेज, या फिर क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कैटरपिलर फेज, लार्वा अवस्था। मतलब लार्वा निकाल देता है जिसके कारण वो गमकदार होता है और कोई उसको परभक्षण खा नहीं सकता है। तो ये भी परभक्षी जीवों से बचने का एक क्या है, उपाय है। अगली बातें देखिएगा, वो बस लिखा हुआ आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं कि मोनार्क तितली का लार्वा अवस्था अर्थात असुगंधहीन होता है। जब इस तितली को कोई पक्षी खाते हैं तब इसके स्वाद कड़वे लगने लगते हैं, जिसके वजह से ऐसे तितली को जीव खाना पसंद नहीं करते हैं, जिससे यह परभक्षी को क्या, परभक्षी जीव से इसे क्या मिलता है जी, सुरक्षा मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। चलिएगा, यदि आगे की बातें अब हम आपके सामने करें, अब नेक्स्ट बातें, कुछ जीवे तो ऐसे होते हैं जो परभक्षी से बचने के लिए अपने आकार में परिवर्तन ला जाते हैं, जैसे कि नागफनी और कैक्टस। ये सी नंबर ना हो गया, ए और बी तो ये ना हुआ, अरे ए और बी हो गया, ये क्या नंबर हो गया, सी। कुछ तो परभक्षी जीव ऐसे होते हैं जो कि परभक्षी जीवों से बचने के लिए अपने आकार में ही परिवर्तन लाते हैं, जैसे कि किसको किसको कहिएगा, नागफनी और कैक्टस। चेहरे बदल लेता है, पत्ती खिलल रहता है, ऐसे करके सिकुड़ जाता है, पूरा शरीर कांटा बना लेता है, नागफनी हो या कैक्टस हो। अब इसे कोई खाने के लिए अगर आएगा भी तो इसका कांटा उस परभक्षी को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा ही नहीं आएगा, आकार में परिवर्तन। और कुछ जीव तो ऐसा होता है जो केमिकल क्या करता है, निर्माण करता है, डी नंबर है, केमिकल का निर्माण करता है। केमिकल का मतलब आपने ऐसे कीड़ा देखे होंगे जो कीड़ा को अगर छूता होगा ना तो छीलक बाद में हथवा गमकता होगा, भयानक एकदम। बताओ उसको कोई कीड़ा खाना पसंद करेगा, कोई परभक्षी नहीं खाना पसंद करेगा। मतलब कोई जीव ऐसे हैं जो रसायन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं परभक्षी से बचने के लिए, कि जैसे उसे खाने के लिए कोई आएगा तो भयानक गमकेगा, कहेगा बाप रे बाप ये खा ले नहीं जाएगा, तो कुछ बचने के लिए ऐसे भी करते हैं। तो आप कह सकते हैं परभक्षी से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय है। पहला उपाय, आप उसके शरीर की आकृति में परिवर्तन कर लेगा तो वो भी बच सकता है। रसायन का निर्माण करके भी क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। और कोची से बोलिएगा, और छदावरण करके भी बच सकते हैं, समझ रहा है। और लार्वा अवस्था, लार का निर्माण करके भी क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। कोई दिक्कत, ये सारी अवस्थाओं से के कारण बच सकते हैं। अगली बातें, पैरासिटिज्म परजीविता क्या है, तो प्लस और माइनस, एक जाति को लाभ और दूसरा को क्या होगा, हानि, ये परजीविता कहलाएगा। और परजीविता का जीवन चक्र याद रखना, खाली परजीविता का जीवन चक्र जो होता है ये क्या होता है, आसान नहीं होता है, क्या होता है जी, जटिल होता है। जैसे कि बहुत सारे परजीविता का उदाहरण दिया गया है, जैसे कि क्या है, प्लाज्मोडियम। जैसे कि क्या आपको दिख रहे हैं, पहला प्लाज्मोडियम, दूसरा क्या दिख रहा है, टीनिया सोलियम, दूसरा क्या दिख रहे हैं, टीनिया सोलियम, तीसरा क्या दिख रहा है, टीनिया सैजिनेटा, टीनिया सैजिनेटा। तो ये सब के सब एक प्रकार के परजीविता है, मतलब किसी के अंदर ढूंढकर अपना पोषण को क्या करेगा, लेगा। जैसे कि यदि आप लोगों की बात कहें प्लाज्मोडियम का, तो आप तो पढ़ चुके हैं, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र नहीं कठिन होता है। पहला आपका यह मच्छर में रहता है कि नहीं रहता है, उसके बाद कहाँ जाता है, मनुष्यों में, और फिर यह बीमारी फैलाता है प्लाज्मोडियम। कौन बीमारी, मलेरिया फैलाता है कि नहीं फैलाता है, मलेरिया। लैंगिक जनन याद रखना, मच्छरों में प्लाज्मोडियम लैंगिक जनन करता था,
और अलैंगिक जनन करने के लिए ये कहा जाता है मनुष्यों में। जब मनुष्यों में प्लाज्मोडियम होता है तो अलैंगिक प्रजनन करता है, लेकिन जब यह प्लाज्मोडियम मच्छरों के अंदर होता है तो क्या होता है, लैंगिक प्रजनन करता है। तो बताओ इसका जीवन चक्र है कि नहीं, देखो तो दो जीव में जीवन चक्र पूरा हो रहा है। उसी प्रकार से यदि आपको अगर कहे टीनिया सोलियम का, तो यह भी अपना जीवन चक्र दो जगह पूरा करता है, सुअर में और मनुष्य में। अगला बात करें टीनिया सैजिनेटा का, यह भी एक जीव है, यह भी अपना जीवन दो जगह पूरा करेगा, एक मवेशी जिसे आप पालते हैं और दूसरा मनुष्यों में करता है। कोई दिक्कत? तो ये सब आप समझ गए कि परजीविता मेन हेडिंग है, हेडिंग को समझना है। ये सब आपको अलग अलग प्रकार से दिए जाएंगे। परजीवी की यदि बात करें तो परजीवी कई प्रकार के होता है, दो प्रकार के, एक होता है एक्सोपैरासाइट और एक क्या होता है, इंडोपैरासाइट। अब एक्सोपैरासाइट का मतलब बाह्य परजीवी और एक क्या होता है, अंतः परजीवी। मतलब वैसा परजीवी जो आपके शरीर के सट के पोषण को लेता हो तो वह बाह्य परजीवी कहलाएगा। अब अंदर ढूक कर जो पोषण लेगा वो क्या कहलाएगा, अंतः परजीवी कहलाएगा। जैसे कि ढिल्ला, ये क्या है हो गया, चेंचड़ा, चेंचड़ा जो होता है आपका, जोंक जो होता है, यह सब एक प्रकार के कैसा परजीविता है, बाह्य परजीविता। ये हमरा से सटेगा और बहरे बहरे पोषण ले लेगा, हमरा तो नुकसान पहुंचाएगा और क्या होगा, लाभ होगा। पॉजिटिव निगेटिव परजीविता है कि नहीं है, परजीविता है। तो अर्थात कह सकते हैं बाह्य परजीविता है। तो अगर शरीर के अंदर अगर ढूक कर पोषण को लेता है तो उसे आप क्या कहिएगा, अंतः परजीविता। अब अभी आप तुरंत देखें प्लाज्मोडियम एक प्रकार के कैसा परजीविता है, शरीर के अंदर ढूककर, हमारा शरीर के अंदर ढूककर कैसा प्रजनन कर रहा है, अलैंगिक, अलैंगिक कर रहा है ना, तो यह एक प्रकार के कैसा परजीविता हो गया, अंतः परजीविता। कोई दिक्कत? इसी के साथ यह पूरे चैप्टर की कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वही लिखा हुआ डेफिनेशन, इसी के साथ यह पूरा चैप्टर समाप्त हो गए। और आप सभी लोगों को इसके साथ यह चैप्टर समाप्त हो गए। कल हम लोग नया चैप्टर को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे।